वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से मैं वेलकम करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। और मेरे को सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर वाचिंग माय वीडियोस वेरी क्लोजली, है ना। और इसी का रिज़ल्ट है कि मुझे एक कमेंट मिला एक स्टूडेंट से, आई थिंक मयंक, दैट ही पॉइंटेड आउट द मिस्टेक. Okay, that mistake was done by me just to know whether you people are studying properly or not, watching my videos seriously or not, है ना। तो ये जो मेरा वहाँ पे एक मिस्टेक किया था मैंने, वो मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहता था कि आप लोग वाकई में वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, है ना। तो मैं अश्योर हो गया कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और पढ़ भी रहे हो। ठीक, चलो अब जो आप लोगों की डिमांड है, डिमांड के हिसाब से हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से पढ़ने हैं, और उस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का यूटिलाइजेशन भी हम अभी कर रहे हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर कैसा यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन यहाँ पर लाइट्स लगे हुए हैं। ओके, और इसी लाइट की वजह से मैं यहाँ पर आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। अगर ये लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरे में हम कहाँ से बनाएंगे वीडियोज़। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स वेरियस लॉज। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। ठीक, लाइट होता क्या है और लाइट के बारे में स्टडी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में एक एनर्जी के फॉर्म में है और उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी एंड आइदर वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। ओनली हम उसके सिर्फ फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो लाइट है इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लाइट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक टॉर्च लेता हूँ तो आप बोलोगे सर टॉर्च में से तो हम लाइट बना रहे हैं, हम लोग लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं, है ना। नो, इट इज़ नॉट। हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, उस टॉर्च की जो सेल्स लगे हुए हैं उस सेल्स की एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लाइट में। ओके, तो हमने वहाँ पर लाइट को प्रोड्यूस नहीं किया या जनरेट नहीं किया है, हमने सिर्फ एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब बारी आती है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसका जो स्टडी किया था, दो साइंटिस्ट ने स्टडीज़ की थी इसकी। पहले थे सर आइजैक न्यूटन और दूसरे थे कॉर्पस्क्यूलर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट वॉज studied by two scientists, that is सर आइजैक न्यूटन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में अवेलेबल है। सर आइजैक न्यूटन एंड कॉर्पस्क्यूलर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के बारे में स्टडी किया। ओके, अब इन्होंने स्टडी क्या किया, इन्होंने स्टडी ये किया कि भाई लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स ओके, बट ये इसका नेचर किस टाइप का है। ठीक है, लाइट का नेचर क्या है, और हम जब तक किसी के नेचर के बारे में नहीं जानेंगे हम उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो भाई सबसे सेकंड पॉइंट आता है नेचर। लाइट का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो लाइट इज हैविंग डुअल नेचर। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, डुअल।
डुअल का मतलब होता है टू। ठीक, तो भाई लाइट तो एक ही रहती है, चाहे किसी भी सोर्स में से आए, चाहे वो हमको सन में से मिले या बल्ब में से या कैंडल में से या ट्यूबलाइट में से या बल्ब में से, कहीं से भी ले, हमको तो सिर्फ लाइट मिल रही है। तो भाई हम ये कैसे कह सकते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो डुअल नेचर है, इज़न्ट इट। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है तो मूव करने में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। और अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, क्योंकि अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं ही नहीं तो हम किसको बोलेंगे कि मूव कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एयर होता है, तो एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है और हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन एयर के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक ठीक ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है। लाइट के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर। पहला होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर पार्टिकल नेचर, लाइट में तो हमको पार्टिकल दिखते ही नहीं है, इज़न्ट इट। और ठीक ऐसी अगर हम वेव नेचर की बात करें तो वेव कहाँ है, हमको क्या वेव दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। ठीक, लेकिन एनिमेशन के ज़रिए इस चीज़ को हम समझा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी चीज़ ले लो, अगर आपसे 10 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा लाउड स्पीकर हम लगा देते हैं और वहाँ से अगर आवाज़ आती है या कोई गाना हम वहाँ पर प्ले करते हैं, तो क्या वहाँ 10 मीटर से आवाज़ तक हमारे कानों तक नहीं पहुँचती? इज़न्ट इट, पहुँचती है। ठीक, लेकिन वो जो साउंड एनर्जी होती है 10 मीटर से हमारे कानों तक जब पहुँचती है तो क्या हम उसको देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो साउंड एनर्जी 10 मीटर दूर से हमारे कानों तक उसने ट्रैवल किया, और ट्रैवल किया विथआउट एनी हार्ड मीडियम। ठीक है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एयर में वो मूव कर जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो एयर में मूव करती हैं और हम उसको नहीं देख पाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक वेव के फॉर्म में मूव कर रही है। वेव को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तरंग। ठीक है, तो जब तरंगें मूव करती हैं तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक, अब आप बैठे हो अपने घर पर और वहाँ से आपने दिल्ली में किसी से बात कर ली मोबाइल के थ्रू, तो क्या हमारी बातें यहाँ से हमारे घर से दिल्ली तक जाते हुए दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। ठीक, तो ये जो हमारी बातें होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और साथ में रेडियो वेव्स होती हैं, तो ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। ठीक, तो ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की स्टडी जो है हमारे न्यूटन और कॉर्पस्कुलर भाई साहब ने स्टडी किया था। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर में भाई अगर हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल नेचर है, तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो लाइट में प्रेजेंट होते हैं, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आप देखो कि लाइट में जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, होल्स के बारे में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक ऐसे ही लाइट भी जब कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है तो उसके अंदर फोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, अगर आपके पास लेज़र टॉर्च हो, मैं आपको लेज़र टॉर्च दिखा देता हूँ, एक मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये एक लेज़र टॉर्च है ना, और इसको अगर मैं ऑन करूँगा तो आपको इस एंड से लेकर इस एंड तक यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, इज़न्ट इट। यहाँ पर हमको सिर्फ लेज़र दिखाई दे रही है, एक पॉइंट दिख रहा है, जबकि उसका सोर्स कहाँ है, यहाँ है। ठीक, लेकिन अगर आप इसी लेज़र टॉर्च को रात में यूज़ करोगे ड्यूरिंग द नाइट, और आप जैसे ही इसको ऑन करोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेज़ होती हैं जिनको हम वेव्स बोलते हैं, वो आपको वेव्स दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक,
तो ये लाइट के प्रैक्टिकल एक्चुअली में होते हैं डार्क रूम्स में। तो डार्क रूम्स में हमको बहुत सारे लाइट के प्रैक्टिकल्स करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि जो पार्टिकल नेचर है वो किसकी वजह से है, फोटॉन्स पार्टिकल्स की वजह से। इसको हम लिख देते हैं फोटॉन्स पार्टिकल। ठीक, और दूसरा हमने वेव नेचर भी समझ लिया। मतलब लाइट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए कोई हार्ड मीडियम या कोई ऐसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि जिसमें एयर भी प्रेजेंट नहीं रहती, पूरा का पूरा वो खाली होता है, तो उस वैक्यूम में भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, किसके फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, साथ में उसका नेचर कौन सा है, डुअल नेचर। डुअल नेचर में कौन से, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, अब ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ लाइट की और उसके नेचर की। अब बारी आती है कि भाई जब लाइट इतनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर जाती है तो भाई इसकी स्पीड कितनी है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पीड। ठीक, स्पीड, लाइट की स्पीड को अभी भी एक्यूरेट तरीके से मेजर नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो रहती है कि स्पीड ऑफ द लाइट इज, स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर। मतलब आप समझ रहे हो 3 करोड़ से भी ज़्यादा मीटर वो सिर्फ 1 सेकंड में कवर कर जाता है। ये बोर्ड की जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है ना, और यहाँ लाइट कितने मीटर कवर कर रहा है, 3 करोड़ से भी ऊपर, कितने सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में। इसीलिए जैसे ही हम ये लाइट को यहाँ पर ऑन करते हैं, ठीक, तो देखना ये बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर हमको पॉइंट दिखने लगेगा। ऐसा तो होता नहीं कि मैं यहाँ से बटन ऑन करूँगा और यहाँ से लाइट दिखती हुई जाएगी, है ना, नहीं, देखो ये, ठीक, ये लाइट आपको ये दिखी, और ये मैं अब फोकस कर रहा हूँ कैमरे पर, ये कैमरे पर फोकस हो गया। ठीक है ओके, तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी थी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। इसीलिए मैक्सिमम जो सिग्नल्स होते हैं एरोप्लेन्स के या डेंजर के या जितने भी रहते हैं, उन सभी सिग्नल्स के लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक, साउंड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि साउंड की स्पीड जो रहती है वो लाइट से कम रहती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ लाइट के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि पार्टिकल नेचर के बारे में जो स्टडी किया था वो न्यूटन ने किया था। ठीक, और वेव नेचर के बारे में जो स्टडी किया था वो कॉर्पस्कुलर ने स्टडी किया था। इसलिए इस वेव नेचर की स्टडी को हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, ये जो वेव नेचर है इसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी रिफ़िल का टाइम हो गया है, तो इसको हम रिफ़िल बाद में करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है लाइट का वो पढ़ लेते हैं। तो चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है लॉज। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये लॉज कभी कभी, अधिकतर तो नहीं लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। ठीक, अभी मैं आपके कैमरे के सामने हूँ और लाइट मेरे बॉडी पार्ट पर पड़ रही है, तभी मैं आपको दिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो है लाइट की प्रेजेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम अपने आप को शीशे के सामने देखते हैं, ठीक,
तो हमको हमारा इमेज दिखता है। तो वो इमेज किसकी वजह से दिखता है? ड्यू टू द लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारे ऊपर और उसी की इमेज बनती है शीशे पर, मतलब मिरर पर, तो वही इमेज जो हमको दिखती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक मिरर लगा रहता, मिरर भी है मेरे पास, मैं आपको मिरर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मिरर क्या काम करता है। ठीक है, तो ये आपका मिरर है। ठीक, इस मिरर में आपको दिख रहा होगा, मेरा सेटअप भी दिख जाएगा आपको। ठीक, अब इस मिरर में अगर मैं इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूँ, ये, ठीक, तो ये देखो, ये लाइट मेरे हाथ पे भी दिख रहा है ना, और ये मेरे शर्ट पे भी दिख रहा है, इज़न्ट इट? अभी मैं इस लेज़र टॉर्च की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लेज़र की लाइट मेरी आंखों में जाएगी तो डैमेज हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ। तो ये जो लाइट है वो लाइट तो इस मिरर पे आ रही है, लेकिन इस मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, या फिर हम एक तरीके से बोलें कि अगर जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल जो है यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है। ठीक इसी तरीके से लाइट का भी बाउंसिंग बैक होता है। अभी देखो यहाँ पे ये जो टॉर्च है इसका फेस ये है और इसका फेस मैं मिरर की तरफ कर रहा हूँ, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो मेरे को यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये मेरी शर्ट पर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, इज़न्ट इट? ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये होता है लाइट का बाउंस बैक होना। ठीक, तो सिंपली रिफ्लेक्शन अगर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। भाई बाउंसिंग बैक तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, आपको पता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ, हमने लाइट मिरर पे डाला और मिरर से वापस हमारे पास लाइट आ रही है, तो लाइट बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो भाई रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अभी सिर्फ मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन, दोनों जो है प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, स्टार्ट होते हैं आर से। बस यहाँ पर लेक्शन हो जाता है और यहाँ पर रैक्शन हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है? एक सिंपल सी एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको लेना होगा। ठीक है, एक ग्लास आप लो, उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, मतलब ग्लास का ग्लास, और उसमें पानी भर दो। ठीक, पानी भरने के बाद उसमें एक पेन यहाँ पर ऐसा रख दो। तो जो आपका पेन है ना, जब आप ऊपर से देखोगे, यहाँ से ऐसा देखोगे, तो आपका पेन सीधा है, लेकिन पानी में आपको दिखेगा कि यार बीच में जैसे ही पानी के नीचे पेन गया वो टेढ़ा हो गया, मतलब पेन क्या हो गया? बेंड हो गया, है ना। तो इसको कहते हैं आंखों का धोखा, नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे यार यहाँ तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो रिफ्रैक्शन में हुआ क्या? ये जो आपको मीडियम दिख रहा है ये एयर मीडियम है। ठीक है, और जो पानी है वो आपका डेंसर मीडियम है। ठीक, तो रेयरर मीडियम मतलब या एयर मीडियम से जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक, और इस लाइट के स्पीड के स्लो होने की वजह से हमको वहाँ पर इमेज भी जो है
वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखने लगती है। तो ओके, तो रिफ्रैक्शन हुआ क्या, इसकी डेफिनेशन तो आपकी बुक में लिखी भी है, मैं एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हेन अ लाइट रे travels from rarer medium जैसे कि एयर हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एयर, ठीक है। और ये रेयर मीडियम का एक और मतलब है कि ऐसा मीडियम जो बहुत हल्का होता है। अभी हम यहाँ पर जो एयर है उसमें मैं अपने हाथ बड़े इजीली मूव कर सकता हूँ, बोल भी बहुत अच्छे से सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर चला गया, है ना, मतलब डूबूंगा नहीं, पानी के अंदर अगर मैं चला गया और वहाँ पे मैं बोलूँगा या अपने हाथ के मूवमेंट करूँगा, तो जो स्पीड रहेगी वो कम हो जाती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से लाइट की जो रेज होती हैं वो जब ट्रैवल करती हैं एयर से किसी डेंसर मीडियम के, तो फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब डेंसर में आ गया आपका कुछ भी, वाटर या फिर ग्लास या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक। तब क्या होता है, अभी तक हमने यही लिखा है कि अगर एक लाइट रे ट्रैवल करती है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तब जो लाइट रे होती है, देन लाइट रे इज एब्जॉर्ब्ड partially and speed becomes slow, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे ओन वर्ड्स हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो सिंपल से एक और समझ लो, एक छोटी सी लाइन में, रिफ्रैक्शन में लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, और पहले मीडियम को अगर हम रेरर मीडियम मान लेते हैं और दूसरे मीडियम को अगर डेंसर मीडियम मान लेते हैं, तब लाइट का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। और इसी स्पीड के कम होने की वजह से लाइट की जो रे होती है अगर सीधी जा रही है तो वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। और इसकी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटे एक्सप्लेनेशंस हुए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। अब जो हमको पढ़ना है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको मेरे ख्याल से रब कर देता हूँ, ठीक। अगेन आई एम यूजिंग अ क्लॉथ बिकॉज द डस्टर इज फिनिश्ड। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना कि एग्ज़ामिनेशन में अकॉर्डिंग टू द नंबर्स आपको लिखना रहेगा। अगर 1 नंबर या 2 नंबर है तो सिंपल डेफिनेशन और एग्जाम्पल देकर फिनिश्ड, ठीक। लेकिन अगर 2 नंबर से ज़्यादा हुआ तब आपको उसमें डायग्राम्स भी बनाना रहता है, और वो डायग्राम आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे ये क्या हो गया मार्कर में इंक ऑटोमेटिक आ गई क्या? हाँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, इज़न्ट इट। चलो, तो यहाँ पर जैसे कि हम बोलते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। ठीक इसी तरीके से अगर हम लाइट की भी बात करें तो यहाँ भी हमारे ये जो 2 नंबर है या 2 है ये चलता जाता है। लाइट के डुअल नेचर थे, मतलब 2 नेचर। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन, वो भी रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है। तो लॉ भी हमारे 2 टाइप के हैं, बड़े इजी से हैं, ठीक है। चलो इजी से समझ लेते हैं। तो समझने से पहले एक डायग्राम आप देख लो।
ये आपका कोई एक प्लेन सरफेस है, ठीक, ये क्या है, प्लेन सरफेस, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से टॉर्च लगाया है और ये टॉर्च इस तरीके से यहाँ पर लाइट फोकस कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर ये लाइट स्ट्राइक करेगी, मतलब टकराएगी, तो क्या होगा, ये उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो टकराने के बाद लाइट दूसरी डायरेक्शन में चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब भाई यहाँ पर लॉ कैसे बन गया, ये तो सिंपल सा एक डायग्राम है, तो इसी डायग्राम को यूज़ करके एक लॉ बनाया गया है कि भाई अगर यहाँ पर एक नॉर्मल बना दो, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, मान लो इसको n, ठीक, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो, क्योंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो ये जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है, ये n कर रहा है ना, मतलब ये जो नॉर्मल हमने खींचा है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा। अब क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब डायग्राम को देखो और बताओ कि क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है ना, बराबर है, ठीक। अगर आप मेजर भी करोगे ना प्रैक्टिकल करने के बाद, तो आपको दोनों एंगल सेम मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, या इंसिडेंस लिख लो, अभी इंसिडेंट रे मत लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसी को अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, तो एंगल को शो करते हैं इस तरीके से, ठीक। एंगल किसका भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ऐसे ही एंगल किसका, रिफ्लेक्शन का। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इजंट इट, है ना। बड़ा सा सिंपल सा लॉ है कि भाई इंसिडेंट रे आ रही है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, बस यहाँ पर हमको बीच में एक नॉर्मल बनाना है और ये बता देना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और दोनों को अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बस उसी को आपको वर्ड्स में लिखना है और ये इक्वेशन लिख देनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंड द लॉ इज फिनिश्ड। अब हमारा आता है सेकेंड लॉ, ठीक। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में देखो, अगर इसी डायग्राम से हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ या नॉर्मल हुआ, ये सभी के सभी कहाँ हैं, एक ही प्लेन पर है या सेम प्लेन है, ठीक। एक ही प्लेन का मतलब ये नहीं कि आप एरोप्लेन वाली प्लेन की बात कर रहे हैं, नहीं, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है, प्लेन सरफेस, ठीक है, वो वाला प्लेन नहीं, ये प्लेन सरफेस है। और ये तीनों रेज जो है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर है, साथ ही साथ ये प्लेन सरफेस भी तो वही है, ठीक। तो यही हमारा सेकेंड लॉ बन जाएगा, ठीक। क्या लिखेंगे इसमें हम कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मतलब ये वाला नॉर्मल
at the point of incidence, at the point of incidence, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब वो पॉइंट जहां पर ये दोनों चीज इंसिडेंट है। तो वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इसी पॉइंट पर आपका इंसिडेंट भी है, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड भी है, और इसी पॉइंट पर नॉर्मल भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो लॉज, किसके? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल से दो लॉज हैं, और ये सिंपल से जो दो लॉज हैं इनका कई जगह यूज़ भी हो जाता है, ठीक। एक बार अच्छे से देख लो, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। अब बारी आती है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक मिनट ज़रा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ। एग्जांपल, चलो ठीक है, एग्जांपल तो हम रिफ्रैक्शन का यहाँ पर फ़िलहाल मैं कोई प्रैक्टिकल अपैरेटस यहाँ पर शो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जो लैब्स हैं, लैब्स में ग्लास स्लैब दिया रहता है, उस ग्लास स्लैब में ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो इसकी लॉस पढ़ लेते हैं। तो हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। ये भी बहुत सिंपल लॉ है। रिफ्लेक्शन का जो एक लॉ है, सेम का सेम लॉ रिफ्रैक्शन में भी है, ठीक। और ये जो आई और आर वाला इक्वल दिख रहा है ना, रिफ्रैक्शन में ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक। कैसे आ जाएगा, चलो देखते हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लॉ में रिफ्रैक्शन में होता क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक लाइट, पैरेलल लाइट फोकस हो रही है, और यहाँ पर एक ऐसा सरफेस है। ये प्लेन सरफेस तो है नहीं, ठीक। तो ये लाइट यहाँ पर ऐसी फोकस हो रही है। तो क्योंकि ये प्लेन सरफेस नहीं है, तो यहाँ पर एंगल, ये जो लाइट रेज है जिस एंगल से ये उस पर पड़ रही हैं, मतलब स्ट्राइक कर रही हैं, तो स्ट्राइक की वजह से इनका जो रेस का जो एमिट होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे वो भी डिफरेंट एंगल्स पे होगा। जैसे मान लो ये इधर गया है, ये इधर गया है, ये इधर गया है, और ये इधर गया है, ठीक है। तो मतलब जो भी रिफ्लेक्शन है ना, वो रिफ्लेक्शन एक जैसा नहीं है। जैसा इंसिडेंट रे है वैसा ही रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको डेफिनेशन में एक चीज़ नहीं बताया कि रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इनके नाम भी अलग अलग हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का भी एक दूसरा नाम है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, ये इर्रेगुलर टाइप का है। मतलब जितने पैरेलल रेज यहाँ पर आ रहे हैं, ये क्या है, पैरेलल रेज है। तो ये पैरेलल रेज एक साथ यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं या पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ठीक ऐसे ही अगर प्लेन सरफेस है तो यहाँ पर आप जितनी भी रेज डालोगे यहाँ पर सेम रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शंस हैं और इन्हीं रिफ्लेक्शंस का बेसिक्स हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल अपैरेटस में, ठीक। तो जब भी ये रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे फिर यहाँ पर आ जाएगा इमर्जेंट रे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल एट द point of incidence, at the point of incidence, comma, all lie in the same plane, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक में चले जाओ। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसमें क्या बता रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, प्लस वहाँ अगर हम कोई नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो सेम प्लेन पर रहती हैं, ठीक है ना। अब यही रूल क्या था, यही रूल तो रिफ्लेक्शन का भी था, सेकंड नंबर वाला, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों लॉ इंटर रिलेटेड हो गए। मतलब आप एक लॉ को याद कर लो, दो लॉ के एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब आता है हमारा दूसरा लॉ। भाई दूसरा लॉ क्या है, तो दूसरे लॉ को पढ़ने से पहले मैं अगेन आपको उस एक्टिविटी के बारे में याद दिलाऊंगा जो एक पानी का ग्लास वाला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसमें पानी भर देना और उसमें एक पेंसिल या लंबी सी कोई भी स्टिक ऐसा यहाँ पर, जैसे ये आपका वाटर ग्लास है, इसमें आप इसको डिप कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप डिप करने के बाद ऊपर से देखोगे, अरे ये पेंसिल तो टेढ़ी हो गई या फिर ये स्टिक टेढ़ी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो एयर में कुछ और था और जैसे ही वाटर में एंटर हुआ, वाटर में वो चेंज हो गया, मतलब लाइट की स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमको ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है जहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो इसको जब हम निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन कितना हुआ और उसका इंडेक्स कितना है, इसलिए उसका नाम पड़ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मान लो कि हम लोग सिर्फ एयर और ग्लास लेते हैं, ठीक, तो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो ऑफ साइन, साइन मतलब ये वाला साइन नहीं, ऑटोग्राफ वाला साइन नहीं, मैथमेटिक्स का जो आपका साइन कॉस टैन होता है ना, वो वाला साइन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल of refraction is equal to a constant value, is equal to a constant value। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके नीचे अगर मैं लिखूँगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉ है क्या, सिंपल सा लॉ बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया और उसको भी हम स्मॉल r से ही डिनोट करते हैं। तो हमको क्या लेना है, साइन, साइन कॉस टैन,
सेक, कॉसेक और कॉट, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उसका साइन, ठीक। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब अगर ये आपने लिख लिया है तो मैं वहाँ के बाद यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। क्या बोला है? साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। ये है आपका फॉर्मूला या सेकेंड नंबर का लॉ रिफ्रैक्शन का, ठीक। आप कांस्टेंट की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। कांस्टेंट की जगह अगर हम ये लोग यहाँ लिख लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन। बुक्स में एन भी लिखा रहता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू ईटा। बनाने का तरीका बहुत अच्छे से देख लेना। क्या लिखा है मैंने? ईटा। ये ऐसा बनाया और फिर ऐसा बना दिया, मतलब एन का जो एक पैर है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक। अब ये जो रिफ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, अगर ये रिफ्रैक्शन में जो हम मीडियम ले रहे हैं वो एक एयर है और एक वाटर है, तो यहाँ पर लिख दोगे एयर टू वाटर, ठीक है। या फिर मीडियम, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, तो यहाँ पर लिख दोगे सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम। कैसे इसको पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कई लोग ऐसे भी पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीका है पढ़ने का, तो फॉर्मूला यही है, ठीक। तो ये फॉर्मूला, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो। तो ये हो गए भाई आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर है LIGHT, लाइट, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये रूल्स हैं। इसके साथ ही बहुत सारे रूल्स हैं आपके इमेज फॉर्मेशन में, कि मिरर, जो दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनकी मदद से मिरर इमेज जो रहती है वो कैसे बनती है, उसके क्या रूल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या क्या होंगी। और ठीक ऐसे ही अगर लेंसेज की बात करें तो लेंसेज में भी आपके दो टाइप के लेंसेज हैं, ठीक। एक लेंस तो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक। तो वहाँ पर भी रूल्स क्या होते हैं। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पर साइन कन्वेंशन का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाता है। तो डोंट वरी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन हम लोग इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। अभी तो सिर्फ हमने बेसिक डेफिनेशन लाइट की पढ़ी, लॉज पढ़ लिए, ठीक। अब जो है हमको पढ़ना है मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, उनका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब भी हम लोग इन लेंस और मिरर्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, ठीक। तो वो टर्मिनोलॉजीज़ उस डायग्राम में, या जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वो प्रैक्टिकल में वो चीज़ें कहाँ कहाँ रहती हैं, पोजीशन क्या क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ लो। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग जिस तरीके से आप स्टडी कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों ने पुराना वीडियो वॉच किया और अटेंटिव थे आप लोग, है ना। अटेंटिव मतलब उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक थी तो वो आप लोगों ने निकालना शुरू किया। तो ठीक इसी तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू वे स्टडी, एक वे यहाँ से और एक वे वहाँ से, ठीक। तो ये टू वे स्टडी जब शुरू हो जाएगी उसके बाद ही आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लोगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।